नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 11th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, हम 11th लेसन पढ़ रहे थे उत्तरजीविता, वृद्धि तथा विकास। बच्चों, इस लेसन के अंदर हमने उत्तरजीविता के बारे में पढ़ा, वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ा, विकास के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में पढ़ा, विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में पढ़ रहे थे हम, और विभिन्न चरणों में विकास हम पढ़ रहे थे कल। और विभिन्न चरणों में विकास में हमने शारीरिक विकास के बारे में पढ़ा था, क्रियात्मक विकास के बारे में पढ़ा था, भाषा के विकास के बारे में पढ़ा था, किस प्रकार से बच्चों के अंदर जो है शारीरिक विकास होता है, क्रियात्मक विकास होता है, फिर भाषा का विकास किस प्रकार से होता है। और हम कल पढ़ रहे थे भावनात्मक विकास और सामाजिक विकास, है ना। तो इसी को हम आज आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। देखिए बच्चों, तो कल हमने देखा था कि किस प्रकार से बच्चों के अंदर जो है भावनाओं का विकास होता है और किस प्रकार से उनमें सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास के द्वारा जो है वो सामाजिक विकास भी होता है। तथा जीवन के प्रथम वर्ष में पहुँचते पहुँचते एक सुरक्षित लगाव का निर्माण हो जाता है उनके अंदर, बच्चों के अंदर, और जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकासात्मक कार्य है। और हम कह सकते हैं कि लोगों में जो है विश्वास की भावना का विकास करने के लिए किसी वयस्क के साथ सुरक्षित संबंध का विकास करना बच्चे के लिए बहुत ही आवश्यक है। यानी कि एक सुरक्षित शिशु जो होता है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, साल भर का हो जाता है, तो फिर वो रोने कम लगता है, रो करके अपनी आवश्यकताओं को नहीं बताता, फिर वो बोल करके और फिर अपनी आवश्यकताओं को बताता है। और उसकी देखभाल करने वाले भी जो है उनकी मदद करते हैं और वो अपनी देखभाल करने वालों के साथ जो है सहयोग बनाकर चलता है ना। तो एक सुरक्षित शिशु जो होता है कम रोता है और देखभाल करने वालों के साथ अधिक सहयोग करने लगता है ना। जब वो कम रोएगा, अपनी बात को मुंह से बोल कर कहेगा, उसकी जगह रोने की अपेक्षा वो शब्दों का यूज़ करेगा या वाक्यों को बोल करके बताएगा, तो इससे पेरेंट्स भी ज़्यादा खुश होते हैं, उनकी देखभाल करने वाले भी ज़्यादा खुश होते हैं, उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो अब वो हर समय डर कर के देखभाल करने वालों से नहीं चिपका रहता। पहले तो शुरू में जब वो छोटा होता है, साल भर से पहले, तो वो अपने देखभाल करने वालों से चिपका रहता है, उसको हमेशा भय बना रहता है कि कहीं मुझे छोड़कर नहीं चले जाएंगे या मैं अकेला ना हो जाऊंगा, हमेशा उसके मन में भय बना रहता है। लेकिन जब वो 1 वर्ष का हो जाता है तो अब उसे जो है थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, उसमें जो है भावनात्मक विकास हो जाता है, वो अंडरस्टैंड करने लग जाता है ना। और अब वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगता है और वो अपने देखभाल करने वालों से चिपका हुआ नहीं रहता है ना। और वो अपने परिवेश को समझने के लिए तत्पर भी रहता है, अपने पर्यावरण, अपने आसपास के वातावरण को समझने की कोशिश भी करता है ना। तो पूर्व विद्यालयी जो वर्ष होते हैं, इनके दौरान बच्चा जो होता है, एक सुरक्षित बच्चा जो होता है, इसमें भावनात्मक रूप से उत्साह, जब विद्यालय जाता है बच्चा, शुरू में जब उसे विद्यालय भेजने की जब तैयारी होती है, तो उस समय उसके लिए जो है ज्योमेट्री बॉक्स है, इसके लिए जो है लंच बॉक्स है, बॉटल है, टिफ़िन है ना, नए स्कूल का बैग है, इसकी यूनिफॉर्म है, वो देखकर बड़ा खुश होता है और स्कूल जाने के लिए बड़ा ही उत्साही रहता है ना। तो कह सकते हैं उसमें उत्साह के भाव जो है उस समय विकसित होते हैं पूर्व विद्यालय की अवस्था में, जब वो विद्यालय जाता है उससे पहले। और सामाजिक रूप से धीरे धीरे जैसे जैसे विद्यालय जाता है वो परिपक्व रूप ले लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि और बच्चे जो होते हैं स्कूल जाने के बाद भी जिज्ञासु रहते हैं, अब क्या होगा, मैम क्या कहेगी, स्कूल में कैसा होगा, हमको कैसा लगेगा, है ना, हम क्या क्या करेंगे। और फिर धीरे धीरे दोस्त बनते जाते हैं, टीचर भी दोस्त बन जाते हैं और बड़ा ही अच्छा माहौल उन्हें मिलता है और वो बहुत खुश होकर के उत्सुकतापूर्वक जिज्ञासा, अपनी जिज्ञासाओं का इस्तेमाल करते हुए जो है वो पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों के अंदर लोकप्रिय, जिज्ञासु और धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनने के गुणों का भी विकास होता है। तो इस प्रकार से उनमें भावनात्मक विकास होता है बच्चों के अंदर। ये हमने कल पढ़ाई था। चलते हैं आगे। अब देखिए बच्चों, ये तो हमने केवल जो है माता के साथ शिशु के लगावपूर्ण बंधन के निर्माण की बात की थी अभी तक हमने, कि माँ के साथ बच्चा ज़्यादा रहता है, क्योंकि पिताजी जो होते हैं वो तो बाहर रहते हैं अक्सर,
बिजनेस के पर्पज़ से, अपने काम के पर्पज़ से वो दिन भर घर में नहीं रह पाते, तो माता के साथ ही शिशु ज़्यादा रहता है। तो क्या माता का ही लगाव उसके साथ ज़्यादा होता है, या फिर वो माता से ही ज़्यादा अटैच होता है, या फिर माता के प्रति उसका प्यार ज़्यादा होता है, पिता के प्रति उसका लगाव नहीं होता या प्यार नहीं होता? ऐसा है क्या? ऐसा कभी नहीं होता। हमने केवल माता के साथ शिशु के लगावपूर्ण बंधन का निर्माण की बात की है। पिता के साथ जुड़ाव की स्थिति क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो हमारे समाज में काम के पारंपरिक विभाजन के कारण ही सामान्यतः ऐसा होता है कि पिता जो होते हैं परिवार का कमाऊ सदस्य होता है, बिल्कुल सही है, और दिन के अधिकांश समय में वह घर से बाहर रहते हैं पिताजी, और जबकि माता जो होती है वो बच्चों के साथ अधिक समय बिताती है, वही उनकी केयर करती है, वही उनके सारे कार्यों को करती है ना, वही उन्हें गाइड करती है हर चीज़ के लिए। तो क्या इसका अर्थ ये है कि शिशुओं को अपने पिता के साथ लगाव नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। उन परिवारों में स्थिति कैसी होगी जहाँ पर माता भी कामकाजी होती है? ऐसा नहीं होता है, पिता के साथ भी उनका लगाव उतना ही होता है ना। और जहाँ पर महिलाएं भी कामकाजी होती है, माता पिता दोनों ही कामकाजी होते हैं, तो वहाँ पर लंबे समय तक माता पिता दोनों ही घर से बाहर रहते हैं। तो ऐसी स्थिति का जब शोध किया गया तो उससे मालूम चला कि अपनत्व के बंधन का जो निर्माण होता है उसमें वयस्क के द्वारा बच्चे के साथ बिताए गए समय की मात्रा सहायक नहीं होती कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों के साथ कितना अधिक समय जो है वो व्यतीत कर रहे हैं, इससे अपनत्व के बंधन का निर्माण नहीं होता, बल्कि उन दोनों के द्वारा इकट्ठा बिताए गए समय के दौरान बच्चों के प्रति वयस्क का क्या व्यवहार है ना, और बच्चों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं वयस्कों के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति क्या उनकी अनुक्रिया है, क्या उनकी प्रतिक्रियाएं हैं, यही जो है अपनत्व के बंधन का निर्माण करने में सहायक होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर माता कोई ज़्यादा समय बिता रही है बच्चों के साथ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें जो है अपनत्व का बंधन ज़्यादा होगा या अपनत्व की भावना का ज़्यादा विकास हो जाएगा या बच्चे माता से ही ज़्यादा प्यार करेंगे, ऐसा नहीं है ना। इस कहने का मतलब ये है कि माता और पिता दोनों के द्वारा बच्चों के साथ व्यतीत किया गया जो समय है और बच्चों के द्वारा माता पिता के साथ कैसा व्यवहार है, माता पिता का बच्चों के साथ कैसा व्यवहार है, बच्चों की माता पिता के साथ किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं अनुक्रियाएं हैं, उन पर डिपेंड करता है कि बच्चों में अपनत्व का बंधन कितना होगा। ठीक है, तो इसके आधार पर ही जो है बच्चों के अंदर अपनत्व के बंधन का निर्माण होता है। देखो बच्चों, हमने देखा है कि यद्यपि पिता जो होते हैं, पिता और कामकाजी माताएं जो होती है अपने बच्चों के साथ तुलनात्मक रूप से कम समय व्यतीत कर पाते हैं, और बच्चे जो होते हैं माता पिता के उपस्थित होने पर उनका ध्यान जो है आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। जैसे ही माता पिता घर में आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ अब पेरेंट्स हमारे ऊपर ध्यान दें, और वो अपने माता पिता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। और ये देखभाल करने वालों के द्वारा बच्चों के साथ बिताए गए समय की गुणवत्ता को दर्शा रहा है ना, जो कि अधिकांशतया देखभाल करने वाले और बच्चों के बीच में एक लगाव का निर्माण इसके द्वारा होता है। यानी कि भले न माता पिता कामकाजी हैं, वो कम समय बच्चों को दे पा रहे हैं, लेकिन यदि वो घर में आने के बाद भी बच्चों को पूर्ण रूप से समय देते हैं, उनके साथ अच्छे से समय व्यतीत करते हैं, है ना, और उनका माता पिता के साथ व्यवहार कैसा है बच्चों का, बच्चों के प्रति माता पिता का व्यवहार कैसा है, इसी के द्वारा उनमें अपनत्व की भावना का विकास होता है ना। अब देखिए, एक या दो व्यक्तियों के साथ प्रथम सशक्त बंधन के बाद बच्चे जो होते हैं परिवार में अन्य लोगों के साथ विशेष रूप से अपने साथ जो है पारस्परिक क्रिया करने वालों के साथ भी विभिन्न प्रकार के संबंधों का निर्माण करते हैं, है ना। जैसे यदि बच्चा किसी डे केयर सेंटर के अंदर जाता है, यानी कहीं पर बच्चों के अंदर जो है हम कह सकते हैं चाइल्ड नर्सरी होती है, वहाँ पर बच्चों को रखा जाता है, तो जब वहाँ बच्चों को रखा जाता है तो वहाँ पर जो केयर करने वाले होते हैं बच्चों की, वो यदि अच्छे से बच्चों की देखभाल करते हैं, बच्चों के साथ स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, बच्चों की देखभाल अच्छे से करते हैं, तो बच्चों का उनके साथ भी जो है अपनत्व के बंधन का निर्माण हो जाता है ना। तो जो बच्चों की देखभाल अच्छे से करेगा, जो बच्चों के साथ सकारात्मक माहौल बच्चों को देगा, बच्चों के साथ खेलेगा, उनके साथ विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करेगा, अनुक्रिया करेगा, बच्चों को प्यार देगा, उन्हीं के साथ बच्चों का जो है वो अपनत्व का बंधन का निर्माण हो जाता है। तो हम कह सकते हैं बच्चों को केयरिंग की आवश्यकता होती है, और जहाँ बच्चों को केयरिंग मिलेगा वहीं पर बच्चों का विकास अच्छे से होता है। अब देखिए बच्चों,
सबसे पहले हम पढ़ते हैं बाल मनोभाव। बच्चों का मनोभाव किस प्रकार से बच्चों में विकास होता है मनोभाव का। तो छोटे बच्चों के द्वारा दर्शाए जाने वाले जो मनोभाव है उनके संबंध में विभिन्न शोधकर्ताओं के मन में बड़े ही विवाद उत्पन्न होते हैं कि हम बच्चों के चेहरों के भाव को तो हम पढ़ पाते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या चल रहा है ना, बच्चों के अंदर किस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न हो रही है, बच्चों के अंदर क्या चल रहा है, इसको अभी जो है वो शोधकर्ता भी ठीक ढंग से नहीं पहचान पाए हैं। तो शिशु के उन मनोभावों को जानने का काफ़ी प्रयास भी किया जा रहा है और शोधकर्ता जो है लगातार इनके ऊपर लगे हुए हैं। और हम भी एक अच्छे शोधकर्ता बन सकते हैं यदि हमारे आसपास कोई छोटे बच्चे रहते हैं, शिशु रहते हैं, तो हम उनकी गतिविधियों का अध्ययन करें और उनके साथ खेलें, उनके साथ बैठें, उनके साथ बात करें, उनके साथ यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएंगे तो हम खुद जो है एक अच्छे शोधकर्ता बन जाएंगे और हम जो है बच्चों के मनोभावों को अच्छे से पढ़ पाएंगे और उनका अध्ययन भी अच्छे से कर पाएंगे, है ना। अब देखिए, जो शिशु होते हैं उनमें कई प्रकार के मनोभाव जो है उत्पन्न होते हैं, वो कई प्रकार के मनोभावों को अनुभव करते हैं। जैसे कभी शिशु जो होते हैं खुश हो जाते हैं, कभी किसी चीज़ को लेकर वो दुखी हो जाते हैं, परेशान से होते हैं, कभी उन्हें बहुत तेज गुस्सा भी आता है। जब उनकी देखभाल नहीं की जाती है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता तो उन्हें गुस्सा भी आता है ना, वो परेशान भी होते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, अत्यधिक रोष ही कहते हैं, है ना। शिशुओं का अत्यधिक रोष, इसी को हम कहेंगे। और धीरे धीरे ये भाव जो होता है, फिर यदि हम उसकी देखभाल करेंगे ठीक ढंग से तो वो धीरे धीरे प्रसन्नता में परिवर्तित हो जाएंगे, है ना, और उनकी रुचि बढ़ेगी, उनमें उत्तेजनाओं का विकास होगा, है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कई प्रकार के जो है संवेग भी शिशुओं के अंदर जो है उत्पन्न होते हैं। और कभी उनमें भय की भावना भी रहती है ना, कभी भय रहता है, कभी दुख रहता है, कभी उत्तेजना रहती है, कभी प्रसन्नता रहती है, कभी वो दुखी हो जाते हैं और कभी बहुत खुश भी हो जाते हैं, है ना। और लगभग 6 माह की आयु के आसपास बच्चा जो होता है बिल्कुल अपरिचित के प्रति जो है वो भय दर्शाता है। जैसे कि 6 महीने का बच्चा हो जाता है, अब कोई भी अपरिचित व्यक्ति यदि हमारे घर में आता है, एकदम से नए कोई मेहमान आते हैं, कोई गेस्ट आते हैं और वो उस बच्चे को लेना चाहते हैं, तो वो एकदम से भय महसूस करता है और उनके पास जाने से डरता है थोड़ा, है ना। और शुरू में परेशान होता है, रोने भी लगता है। और जैसे जैसे यदि वो उनके संपर्क में लगातार रहता है तो फिर धीरे धीरे वो उनकी ओर आकर्षित भी होने लगता है, उनके साथ मिल जाता है ना, उनके साथ खुश रहता है, उनकी गोद में भी जाता है। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि बच्चों के अंदर बाल मनोभाव जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। उनमें दुख, परेशानियाँ, प्रसन्नता, क्रोध, है ना, भय, उत्तेजनाएँ, कई प्रकार के जो है वो मनोभाव उत्पन्न होते हैं। अलग अलग उम्र के अंदर, अलग अलग एज के अंदर अलग अलग प्रकार के जो है वो मनोभाव देखने को मिलते हैं। और बच्चे में अपरिचित चेहरों से एक बार डर हो जाने के बाद लोगों को पहचानने की क्षमता विकसित हो जाती है। जब एक बार डर पैदा होगा तो ऑटोमेटिक वो पहचानने लग जाएंगे, है ना। और इसे ही हम अजनबी को देखने पर होने वाली उत्सुकता कह सकते हैं, है ना। और अब ये जो भावनाएं होती है बच्चों के अंदर 8 से 12 महीने की आयु के आसपास जो है चरम सीमा पर होती है ना। हम कह सकते हैं कि जब बच्चा किसी अजनबी को देखकर एकदम से भय महसूस करता है तो ये भावना कब देखने को मिलती है, 8 से 12 महीने के आयु के अंदर जो है हमें बच्चे के अंदर सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। और 15 से 18 माह की आयु के अंदर ये भावना बिल्कुल समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसके बाद बच्चे जो होते हैं वो अजनबियों से डरते नहीं हैं, वो हर किसी को अपना बनाने की कोशिश करते हैं, हर किसी को का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, है ना, ताकि वो उनको उनको बाहर लेके जाए, है ना। हाँ, तो ये भावना फिर जो है वो लुप्त हो जाती है। अजनबी को देखने पर उत्सुकता उभरने के कुछ समय पश्चात ही शिशु में बिछुड़ने की चिंता भी विकसित हो जाती है। अब क्या होता है कि जैसे ही अजनबी उनके घर से वापस से जाने लगते हैं तो बच्चों के अंदर जो है पुनः एक भय बन जाता है उनसे बिछुड़ने का, है ना। और उनको चिंता बनी रहती है कि अब ये हमें छोड़कर चले जाएंगे, हमारी देखभाल कौन करेगा, हमें कौन खिलाएगा, हमें कौन प्यार करेगा। तो बच्चों के अंदर इस प्रकार के मनोभाव जो होते हैं वो उत्पन्न होते रहते हैं, उनका विकास होता रहता है। अर्थात उन देखभाल करने वालों से बिछुड़ जाने का भय उनके साथ हमेशा उनका लगाव ही है, हम कह सकते हैं। और वे उस समय परेशान हो जाते हैं जब माता उनकी दृष्टि से ओझल हो जाती है। जब भी मम्मा जो है उनको छोड़कर इधर उधर कहीं काम में लग जाती है या बिजी हो जाती है काम में, तो बिल्कुल से परेशान हो जाते हैं, है ना, और एकदम भय महसूस करते हैं। और ये भय जो होता है 12 से 18 माह की आयु के दौरान ही जो है वो चरम सीमा पर हमें दिखाई देता है। उसके बाद
ये 20 से 24 माह के अंदर बिल्कुल हट जाता है। फिर उनको माता से लगाव भी इतना नहीं रहता। अगर माता इधर उधर गई है, बाहर गई है, जॉब पे गई है, तो उनको कोई इसकी चिंता नहीं रहती। वो जानते हैं कि मम्मा समय होगा तो वापस घर आ जाएंगी, है ना। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि हम बच्चों के अंदर कई प्रकार के मनोभाव जो है उत्पन्न होते हैं। लेकिन ये उल्लेख करना बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि सभी बच्चे सभी स्थितियों में समान रूप से परेशान नहीं होते हैं। अलग अलग एज फैक्टर के अंदर इनके अंदर अलग अलग मनोभावों का विकास होता है ना। और उनके पूर्व के जो अनुभव होते हैं, उनकी जो आदतें होती हैं, उनके आसपास का जो पर्यावरण होता है, जो वातावरण होता है, उसका भी उनके ऊपर जो है वो बहुत ही इफेक्ट होता है। तो इस प्रकार से बच्चों के अंदर बाल मनोभाव जो है उत्पन्न होते हैं। तो अब चलते हैं हम आगे बच्चों। देखिए बच्चों, माता पिता के द्वारा बच्चों की लालन पालन की विधियाँ। अब देखो बच्चों का लालन पालन पेरेंट्स को किस प्रकार से करना चाहिए। सभी पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों का लालन पालन अलग अलग विधियों से करते हैं। अपने घर के माहौल, अपने वातावरण, है ना, अपनी संस्कृति के आधार पर जो है सभी अपने बच्चों का लालन पालन अलग अलग प्रकार से करते हैं। तो जब अभिभावक अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं तो इस प्रक्रिया को बच्चे के लालन पालन कहा जाता है। बिल्कुल सही है कि जब पेरेंट्स के द्वारा अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया जाता है तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, उनका लालन पालन कहते हैं, है ना। प्रश्न बनता है यहाँ पर भी। अब देखिए, माता पिता अपने बच्चों का लालन पालन किस प्रकार से करते हैं, इस बात का बच्चों के व्यक्तित्व पर बड़ा ही प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही है। यदि बच्चों का लालन पालन अच्छा ठीक ढंग से होता है, बच्चों के घर का माहौल यदि सकारात्मक होता है, आसपास का एटमॉस्फेयर यदि अच्छा होता है, घर के अंदर सभी एजुकेटेड लोग होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, तो इसका बच्चों के व्यक्तित्व पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। हम सभी उस प्रकार का व्यवहार करना सीखते हैं जैसा कि हमारे समाज में उपयुक्त माना जाता है। हम ये अपने माता पिता तथा अपने आसपास के लोगों के द्वारा ही प्रत्यक्ष रूप से कहने पर या फिर अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों को उस तरीके से व्यवहार करते हुए देखने के परिणाम स्वरूप ही सीखते हैं। बिल्कुल सही है कि बच्चे जो होते हैं अपने माता पिता का घर के अंदर आपस में व्यवहार किस प्रकार का है, वो अपने से बड़ों के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, है ना, ये देखकर, उनके व्यवहार को हम देखकर ही हम उनसे सीखते हैं, है ना। यदि हम विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय में टीचर्स आपस में किस प्रकार से बात करते हैं, हमारे साथ उनका व्यवहार कैसा है, उनसे भी हमें सीखने को मिलता है। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ पर मिलने वाले लोगों का आपस में क्या व्यवहार है ना, आपस में वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, किस तरीके से एक दूसरे के साथ बात करते हैं, किस प्रकार से एक दूसरे को सम्मान देते हैं, उन्हीं से हमें जो है बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चा ऐसा व्यवहार, कौशल, मान्यताएं, धारणाएं और मानक सीखते हैं, उनकी संस्कृति में लाक्षणिक और उपयुक्त और वांछनीय होते हैं। कहने का मतलब ये है कि सभी पेरेंट्स को अपने घर का माहौल अच्छा रखना चाहिए, सकारात्मक एटमॉस्फेयर घर में रखना चाहिए, अनुशासन रखना चाहिए घर के अंदर, है ना। बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, बच्चों के अंदर अच्छी आदतों को डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए पेरेंट्स को, और स्वयं को भी अपनी अच्छी आदतें बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि बच्चे भी उनको देख करके और अच्छे से सीखें और उनके भी व्यक्तित्व का विकास अच्छे से हो। ठीक है। अब देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे बड़ों के व्यवहार से सीखते हैं, विभिन्न प्रकार के गुणों को सीखते हैं, विभिन्न प्रकार की मान्यताएं, धारणाएं और मानक जो सीखते हैं, जो कि उनकी संस्कृति में लाक्षणिक है, उपयुक्त है और वांछनीय होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सामाजिकरण कहते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, सामाजिकरण कहलाती है। प्रश्न बनता है, सामाजिकरण किसे कहते हैं। सामाजिकरण के लक्ष्य अर्थात हम अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं। सामाजिकरण का क्या लक्ष्य है कि हम बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, हम अपने बच्चे को कैसा बच्चा देखना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा कैसा हो, है ना। हाँ, तो इसे हम कहते हैं, यही सामाजिकरण का लक्ष्य है और उससे क्या सीखने की अपेक्षा रखते हैं, है ना। प्रत्येक संस्कृति में और यहाँ तक कि हर परिवार में भिन्न भिन्न प्रकार के लक्ष्य होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति होती है, भिन्न भिन्न प्रकार का वातावरण होता है, भिन्न भिन्न प्रकार की भाषा का उपयोग होता है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सभी परिवारों के अंदर बच्चों के लालन पालन की विधियां भी अलग अलग प्रकार की होगी। तो अभिभावकों के द्वारा बच्चों के प्रति दर्शाए जाने वाले जो उत्साह है, प्यार है, स्नेह है, इनकी मात्रा में भी भिन्नता होती है। बिल्कुल सही है। कुछ अभिभावक जो होते हैं अपने बच्चों के साथ बड़े अनुशासित ढंग से रहते हैं,
कुछ बच्चों को सिर्फ प्यार, उत्साह और स्नेह ही देते हैं, है ना। लेकिन हमको आवश्यकता अनुसार प्यार, उत्साह, स्नेह, अनुशासन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और बस बच्चों के साथ ठीक ढंग से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि बच्चे हम ही से सब कुछ सीखते हैं। तो इस प्रकार हम उत्साह और उपेक्षा की निरंतरता के दो छोर मान सकते हैं तथा अधिकांश अभिभावक जो होते हैं इस रेखा पर अलग अलग बिंदुओं पर होंगे, यानी कि कुछ अभिभावक जो होंगे बच्चों को सिर्फ प्यार, उत्साह और स्नेह देते हैं और कुछ माता पिता जो होते हैं इस अर्थ में कुछ माता पिता जो होते हैं में भिन्नता पाई जाती है, जैसे कि वे अपने बच्चे के अनेक व्यवहारों के प्रति कितने प्रतिबंधात्मक है, प्रतिबंधात्मक या फिर अनुमति देने वाले हैं ना। एक तो माता पिता होते हैं कि बच्चा कुछ भी कर रहा है, कोई रोक टोक नहीं है, जो कर रहा है वो कर रहा है ना। और एक माता पिता होते हैं जो बच्चे को हर चीज़ पर गाइड करते रहते हैं, ऐसा नहीं ऐसा करना है, ऐसा नहीं ऐसा करना है ना। और समय पर आवश्यकता अनुसार उसे गाइड करते रहते हैं, उसे समझाते रहते हैं, उसे सही दिशा सही मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो प्रतिबंधात्मक माता पिता अपने बच्चों पर अनेक नियम थोपते हैं और उनकी सावधानीपूर्वक निगरानी भी करते हैं। कुछ नियम बनाते हैं अपने घर में और उन नियमों को सभी के ऊपर लागू करते हैं और उनकी सावधानीपूर्वक निगरानी भी करते हैं, जबकि अनुमति देने वाले माता पिता केवल थोड़े से ही नियम लगाते हैं और अपने बच्चों को अक्सर अपने निर्णय स्वयं करने की अनुमति देते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को जो है फ्री छोड़ देते हैं, मर्जी में आए वो करो, है ना। तो उन बच्चों का विकास फिर उसी प्रकार से होता है। और जिस घर के अंदर अनुशासन होता है, प्यार होता है, उत्साह होता है ना, स्नेह होता है, और तो उस परिवार के अंदर बच्चों का के व्यक्तित्व का विकास भी अच्छे ढंग से होता है ना। तो सभी के लालन पालन की विधियाँ अलग अलग प्रकार की होती है। तो इस प्रकार प्रतिबंधात्मक अनुमतिदाता माता पिता के द्वारा बच्चों का लालन पालन करने का एक अलग ही पहलू है। हम कह सकते हैं कि माता पिता के द्वारा बच्चों के लालन पालन की विधियाँ जो है दो प्रकार की विधियाँ हो गई। एक तो हो गई प्रतिबंधात्मक विधि, है ना, अनुमतिदाता, और दूसरा हो गया बच्चों को फ्री छोड़ देना, है ना। तो अलग अलग प्रकार से लालन पालन बच्चों का किया जाता है। अब देखिए, माता पिता के द्वारा प्रयुक्त अनुशासनात्मक तकनीकों की किस्म के आधार पर भी जो है बच्चे की लालन पालन प्रक्रियाओं का वर्गीकरण किया जा सकता है ना। कुछ माता पिता जो होते हैं अपने बच्चों को अनुशासित करने के लिए बच्चों को उनके कार्यों के परिणाम समझाते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को अपने बच्चों को अनुशासित करने के लिए, डिसिप्लिन में डालने के लिए किसी भी कार्य के परिणामों को पहले बताते हैं कि इस कार्य को करने से ये परिणाम होगा। तो हम कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले उसके परिणामों को ही देखते हैं, है ना, कि यदि उसके परिणाम ठीक है तो ही हम उस कार्य को करेंगे, नहीं तो हम नहीं करते हैं, है ना। तो परिणामों को समझाते हैं तथा उनके साथ तर्क करते हैं और ताकि वे उनको अनुपयुक्त कार्य करने से रोक सके, है ना। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को गाइड करते हैं, उनका सही मार्गदर्शन करते हैं। आवश्यकता अनुसार जब मार्गदर्शन बच्चों को मिलता है तो वो ठीक ढंग से ट्रैक पर चलते हैं, है ना, और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर पाते हैं और सफल होते हैं हमेशा। और वे अपने अनुशासन में कठोर होते हुए भी बच्चों के साथ स्नेहमय और कोमल व्यवहार भी करते हैं। आवश्यकता अनुसार अनुशासित भी रखते हैं बच्चों को और स्नेहमय व्यवहार भी करते हैं, कोमल व्यवहार भी बच्चों के साथ करते हैं। इसे स्नेहमुखी अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? स्नेहमुखी अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, है ना। और दूसरे कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को कोई भी कारण बताए बिना ही उन्हें किसी विशिष्ट तरीके से व्यवहार करने से रोकने के आदेश दे देते हैं। कोई कारण नहीं बताते हैं, बस नहीं करना है, ये कार्य नहीं करना है ना। उसके क्यों नहीं करना है, उसके क्या परिणाम होंगे या उसको करने से तुम्हें क्या लॉस होगा, कुछ नहीं बताते बच्चों को और सिर्फ कह देते हैं कि तुम्हें ये कार्य नहीं करना है ना। आदेश दे देते हैं तुम्हें ये कार्य नहीं करना तथा वे बच्चों को धमका देते हैं और दंड का प्रयोग भी करते हैं, शारीरिक दंड भी देते हैं। तो इसे हम कहते हैं शक्ति उन्मुखी अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। आ गया समझ में? तो माता पिता के द्वारा अनुशासनात्मक जो तकनीकें हैं उनको दो प्रकार में बांटा है। पहली होगी अनुशासनात्मक प्रक्रिया स्नेहमुखी अनुशासनात्मक दृष्टिकोण और दूसरा हो गया शक्ति उन्मुखी अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। समझ में आ गया? तो प्रश्न बनता है यहाँ पर, माता पिता के द्वारा उपयोग में ली गई अनुशासनात्मक तकनीकों को कितने भागों में बांटा है? तो माता पिता के द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली अनुशासनात्मक तकनीकों को दो भागों में बांटा है। स्नेह उन्मुखी अनुशासनात्मक दृष्टिकोण और दूसरा शक्ति उन्मुखी अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। ठीक है।
अब देखिए बच्चों, माता पिता और देखभाल करने वाले जो भी पेरेंट्स हैं, वो बच्चों के ऊपर बच्चों के अंदर उन गुणों को तभी डाल सकते हैं कि जब सबसे पहले उन गुणों को वो स्वयं अपनाएं, है ना। हम बहुत सारे नियम बनाते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी आदतें हम जानते हैं, लेकिन हम दूसरों को तो ज्ञान देते हैं, लेकिन हम स्वयं उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते। तो जब तक पेरेंट्स उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, हम बड़े अपने जीवन में उन्हें नहीं डालेंगे, तब तक हम अपने बच्चों से इनकी अपेक्षा नहीं कर सकते। तो सबसे पहले पेरेंट्स के लिए ये कहना है कि वे स्वयं अपने आचरण में इन सभी गुणों को, इन सभी आदतों को अपनाएं और उसके बाद वो बच्चों को अनुशासित करें, तभी जाकर के बच्चों के व्यक्तित्व का विकास ठीक ढंग से हो पाता है। अब देखिए, बच्चों को कोई शारीरिक दंड का प्रयोग ना करें, है ना। बच्चों के साथ वांछनीय और निर्दिष्ट करने के लिए स्पष्टीकरण का सहारा लें, है ना। बच्चों को कभी भी यदि बच्चे कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो उनको प्यार से समझाना चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए, उनको उस कार्य से होने वाले हानियों के बारे में बताना चाहिए, उस कार्य को करने से क्या नुकसान हो सकता है, इसके परिणामों के बारे में हमें उन्हें बताना चाहिए, ताकि जब हम स्पष्टीकरण उनको देंगे या बच्चों को ठीक ढंग से सारी चीज़ बताएंगे तो बच्चे जो हैंगे उस कार्य को करने से स्वयं ही नहीं करेंगे उस कार्य को। तो हमें उसके लिए उनको दंड नहीं देना चाहिए, शारीरिक दंड का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, है ना। बच्चों को धमकाएं नहीं, बल्कि प्यार से उन बच्चों को हम हैंडल करें। बच्चे के लालन पालन की ये प्रणाली बच्चे के सर्वतोमुखी व्यक्तित्व को आकार देने में योगदान देती है। कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से हम बच्चों का लालन पालन यदि हम ठीक ढंग से करेंगे, स्वयं अपने आचरण में अच्छे अच्छे गुणों को, अच्छी अच्छी आदतों को उतारेंगे और फिर हम अपने बच्चों से उनकी अपेक्षा करेंगे, तो शायद बच्चों का लालन पालन करने की विधि सबसे अच्छी होगी। तो इस प्रकार से बच्चों का लालन पालन सभी पेरेंट्स को करना चाहिए। अब देखिए बच्चों, एक क्रियाकलाप है कि अपने विस्तृत परिवार में आपको कुछ माता पिता के द्वारा अपने बच्चों के साथ पारस्परिक क्रिया करने के तरीके को देखने का अवसर प्राप्त हुआ होगा। आपके जितने भी दोस्त हैं, आप अपने सभी दोस्तों का एक जो ग्रुप है आपका, उन सभी दोस्तों के पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के साथ किस तरीके से व्यवहार करते हैं, यदि आप आपस में बैठ करके इसके बारे में चर्चा करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि किस घर का माहौल कैसा है ना, और किस घर के अंदर पेरेंट्स बच्चों के साथ ठीक ढंग से व्यवहार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और सबके लालन पालन की विधियों के बारे में भी हमें मालूम चलेगा। तो इस तरीके से हम इस क्रियाकलाप को करके और माता पिता के द्वारा बच्चों के लालन पालन की विधियों के बारे में हम और अधिक अच्छे से जान सकते हैं। अब देखिए बच्चों, तीसरा है कि भाई बहनों और मित्र मंडली के साथ संबंध, है ना। भाई बहनों और मित्र मंडली के संबंध का भी जो है बच्चों पर विशेष रूप से इफेक्ट पड़ता है। घर के अंदर बच्चे जो होते हैं वो अपने बड़े भाई भैया है, बड़ी दीदी है, उन्हीं को देख करके उन्हीं का अनुसरण करते हैं, हर चीज़ उन्हीं से सीखते हैं, है ना। तो बड़ों को भी ठीक ढंग से व्यवहार करना चाहिए। कहने का मतलब यदि बड़ा भाई बड़ी दीदी भी ठीक ढंग से व्यवहार करेंगे घर के अंदर, तो छोटे भी ठीक ढंग से ही व्यवहार करेंगे। यदि बड़े भाई और बड़ी दीदी भी मम्मी पापा को जवाब देंगे, उनके साथ ठीक ढंग से व्यवहार नहीं करेंगे, उनका कहना नहीं मानेंगे, तो छोटे भी वैसे ही करेंगे, है ना। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों के विकास में भाई बहनों और मित्र मंडली का भी विशेष रूप से इफेक्ट पड़ता है। तो हमारे देश में अधिकांश परिवारों में एक से अधिक बच्चे होते हैं, बिल्कुल सही है। हमारे परिवार में बहुत सारे बच्चे होते हैं। जहाँ जॉइंट फैमिली होती है वहाँ तो बहुत सारे बच्चों का ग्रुप होता है, चाचा के, ताऊ के, है ना, भाई के, बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो कई बार बड़े बच्चे को छोटे बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है, बिल्कुल सही है। कई बार जो होते हैं पेरेंट्स बाहर जॉब पे जाते हैं तो बड़े भाई जो होते हैं छोटे बच्चों की देखभाल करते हैं, है ना। तो भाई बहन काफ़ी सीमा तक एक दूसरे के विकास को प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब बड़े भाई और बड़ी दीदी का छोटे बच्चों के विकास पर बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि भाई बहन के साथ बच्चे का संबंध किस प्रकार माता पिता के साथ उनके संबंध में भिन्न होगा, है ना। भाई बहनों की आयु में ज़्यादा ही अंतर नहीं होता है। भाई बहन जो होते हैं वो भाई पेरेंट्स तो बहुत बड़े होते हैं, बहुत अनुभवी भी होते हैं, है ना, और समझदार भी होते हैं। लेकिन बड़ा भाई और बड़ी दीदी जो होंगे वो इतने बड़े भी नहीं है, इतने अनुभवी भी नहीं है, है ना। तो हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा अंतर नहीं होगा उनमें। एज फैक्टर भी ज़्यादा जो है का अंतर ज़्यादा नहीं होने के कारण
उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए अपने छोटे भाई बहनों का विशेष रूप से। इसीलिए उनके बीच में संबंध जो होंगे माता पिता की तुलना में अधिक समान होंगे, मैत्रीपूर्ण होंगे, बराबरी के होंगे। बिल्कुल सही है। अब एज फैक्टर, उम्र का ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने के कारण जो बड़े भाई और बड़ी दीदी जो होंगे उनका व्यवहार जो होगा मैत्रीपूर्ण होगा अपने छोटे भाई बहनों के साथ, है ना। बराबरी का व्यवहार होगा, अधिक समान होगा, प्यार भरा होगा, है ना। और भाई बहनों के बीच में सकारात्मक संबंध होंगे, बच्चों को भावनात्मक समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान कर सकते हैं। बड़े भाई और बड़ी दीदी जो होंगे छोटे भाई बहनों को एक अच्छा माहौल दे सकते हैं, है ना। और हर कार्य को, अच्छे कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, है ना। और जब वे एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो उनको विशेष बातें बताते हैं, आपस में साझेदारी करते हैं। बड़े भाई बहन जो होते हैं उनका व्यवहार एक मानक निर्धारित करता है कि जिसका छोटे भाई बहन अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल सही है। बड़े भाई बहन कहते हैं नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो छोटे भाई बहन वैसे ही करते हैं, है ना। उन्हें सही और गलत का नहीं रहता, वो सोचते हैं बड़ी दीदी कह रही है तो मुझे करना है, बड़े भैया कह रहे हैं तो मुझे करना है ना। क्योंकि वो अभी स्वयं बहुत छोटे होते हैं, वो इतने डेवलप नहीं होते। तथापि भाई बहन के संबंधों में परस्पर विरोध, प्रधानता, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता और ईर्ष्या भी होती है ना। कभी कभी होती है, ये भी होता है। ये चीज़ भी हमें देखने को मिलती है कि कभी कभी भाई बहन जो होते हैं आपस में झगड़ जाते हैं किसी चीज़ के लिए, है ना। कभी कहता है नहीं मुझे ये मिलना चाहिए, कभी उनमें प्रधानता का भाव रहता है ना, कि नहीं मैं ये लूँगा। कभी कभी प्रतिस्पर्धा भी रहती है, कंपटीशन की भावना रहती है कि नहीं मैं फर्स्ट आऊँगा, है ना। कभी कभी उनमें प्रतियोगिता भी रहती है, कभी ईर्ष्या भी रहती है, उसको क्यों मिला मुझे नहीं मिला, है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं भाई बहनों के अंदर मित्रता का व्यवहार भी रहता है, बराबरी का व्यवहार भी रहता है, सकारात्मक संबंध भी रहते हैं, है ना। प्यार भी रहता है, कभी कभी प्रतिस्पर्धा भी रहती है, प्रधानता भी रहती है, परस्पर विरोध भी रहता है और ईर्ष्या की भावना भी रहती है ना। तो इस प्रकार का व्यवहार देखने को मिलता है बड़े भाई बहनों का छोटे बच्चों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ। माता पिता और उनके बीच में एक बंधन का सृजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो व्यवहार होता है छोटे भाई बहनों के साथ बड़े भाई बहनों का, इससे भी बच्चों के अंदर जो है एक नई सृजनात्मकता जो है वो विकसित होती है, क्रिएटिविटी का विकास होता है इससे भी, है ना। एक नए गुणों का जो है वो विकास होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और मित्र मंडली जो होती है उसका महत्व उसके जीवन में बढ़ता जाता है, दोस्तों का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है ना। मित्र मंडली के साथ संबंधों और उनके साथ पारस्परिक क्रियाओं के बारे में भी एक विस्तृत चर्चा हमने पहले भी करी है ना। और मित्र मंडली में हमें मालूम है कि मित्रों का जो है इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। मित्रों के साथ ही बच्चे जो है ज़्यादा रहते हैं, मित्रों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। उनके साथ खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके साथ घनिष्ठ जो है वो संबंध रहता है उनका। और कुछ घनिष्ठ मित्र भी होते हैं, कुछ जो होते हैं कम घनिष्ठ मित्र भी होते हैं, है ना। तो समकक्ष बच्चों के साथ बच्चा खेलना पसंद करता है, कभी लड़ता भी है, उनको गुप्त बातें भी बताता है ना। और तो हम कह सकते हैं कि बड़े भाई बहनों का प्लस मित्रों का भी जो है वो बच्चों के विकास में विशेष रूप से जो है वो योगदान रहता है। तो मित्र मंडली और भाई बहन भी जो है बच्चों के विकास में विशेष उनके विकास के निर्माण में विशेष रूप से सहयोग प्रदान करते हैं। तो चलते हैं आगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्रियाकलाप 8 जो है इसके अंदर 2 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कि यदि आपका कोई भाई और बहन है तो उसके 2 गुण लिखें जो आपको बहुत पसंद है। आपके घर में कोई बड़ी दीदी है या कोई भी बड़ा भैया है, उनकी कौन सी चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है, कौन से गुण अच्छे लगते हैं, कौन सी आदत उनकी सबसे अच्छी है। और दूसरा है आपको अपनी 2 विशेषताएं लिखनी है जो आपके भाई बहन को ज़्यादा पसंद है। आपके जो बड़े भैया और दीदी है वो आपके अंदर क्या पसंद करते हैं, है ना। आपकी कौन सी आदत उनको सबसे अच्छी लगती है, वो 2 गुण आपको यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। तो आप ये 2 क्वेश्चन अपनी कॉपी के अंदर करेंगे, है ना, और इस क्रियाकलाप को करेंगे। तो बच्चों हमने बाल मनोभाव और सामाजिक संबंध को ही आगे कंटिन्यू किया आज हमने। और इसके अंदर हमने बाल मनोभाव के बारे में पढ़ा, किस प्रकार से बाल मनोभाव का विकास होता है बच्चों के अंदर। इसके साथ साथ माता पिता के द्वारा बच्चों का पालन पोषण की कौन कौन सी विधियाँ हैं उनके बारे में पढ़ा। और भाई बहनों और मित्र मंडली के साथ जो संबंध होते हैं उनसे बच्चों के अंदर सृजनात्मकता का विकास किस प्रकार से होता है इसके बारे में भी अध्ययन किया। तो बच्चों आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होगी और धन्यवाद बच्चों। जय श्री कृष्ण।